बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रोज़ से रिलेटेड है। और प्रोज़ में जो है इस बंदे की पर्सनैलिटी इंतहाई रीनोन है और काफ़ी जो ये बंदा जो है वेल नोन पर्सनैलिटी रखता है, ख़ासकर शोस यानी लिटरेरी सर्कल में। तो जिसने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग जो है और बहुत सारे स्टूडेंट उससे मुस्तफ़ीद भी हो सके। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है? बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ विलियम हेज़लेट। ये बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ विलियम हेज़लेट जो है ये प्रोज के यानी एलिमेंट में आता है, लिटरेचर के प्रोज एलिमेंट में आता है। और ख़ास कर पे यानी बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट या जो है मुख्तलिफ लेवल के स्टूडेंट जो जिस लेवल का भी हो, इस ऐसे को और इस बंदे को या इस यानी राइटर को जब भी वो पढ़ेंगे उसको इसकी बायोग्राफी की ज़रूरत पड़ेगी। तो बायोग्राफी पे जाने से पहले तो आप लोग जो है स्टे कनेक्टेड रहें और ए टू जी लेक्चर को फॉलो करें। इसके अंदर इतने सारे एमसीक्यूज़ मुख्तलिफ कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के और मुख्तलिफ लेवल की चीज़ें मैंने उसके अंदर यकजा करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी सूदमंद रहेगा। तो टॉपिक की तरफ आ जाइए। टॉपिक बेसिकली क्या है? यानी बायोग्राफी ऑफ विलियम हेज़लेट एंड वर्क्स, यानी बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ विलियम हेज़लेट द स्पिरिट ऑफ द एज, यानी उसका जो मशहूर क्या है यानी ऐसे है। और इसकी इंट्रोडक्शन कैसे है? इंट्रोडक्शन जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं, विलियम हेज़लेट जो था 1778 में पैदा हुआ था एंड 1830 में ही वाज डाइड और यानी 1830 में उसकी डेथ हुई थी। और ये कौन था? वाज एन इंग्लिश एसिस्ट, एक यानी इंग्लिश एसिस्ट मजमून निगार भी था, लिटरेरी क्रिटिक और अदबी यानी क्रिटिक भी था, तनकीद निगार भी था एंड फिलासफर और फ़लसफ़ीदान भी था। नोन फॉर इज़ इंसाइटफुल, और अपने जो है शऊर वाले या इंसाइटफुल वाले या काफ़ी समझबूझ वाले एंड प्रोवोकेटिव राइटिंग और उकसाने वाले या इश्तियालंगेज़ राइटिंग के लिए काफ़ी मशहूर था। ही वॉज बोर्न on April 10, 1778 in the Maidstone, Kent, England. Hazlitt's father also named William Hazlitt. यानी हेज़लेट का जो फादर नेम है ये भी एमसीक्यूज़ में आता है, ये उसका नाम भी विलियम हेज़लेट है। वाज यूनिटेरियन मिनिस्टर, वो यूनिटेरियन मिनिस्टर था एंड हिज मदर ग्रेस लॉफ्टस केम फ्रॉम द प्रोमिनेंट आयरिश फैमिली, और उसकी माँ जो थी आयरलैंड या आयरिश फैमिली से उसके बिलोंग था। यानी बेसिकली इस इंट्रोडक्शन से हमें चंद चीज़ें वाज़ेह हो गई कि वो तो 1778 से लेकर 1830 तक उसकी लाइफ स्पेन रही और वो इंग्लिश एसिस्ट लिटरेरी क्रिटिक और फिलासफर भी था। और वो बेसिकली जो था यानी काफ़ी अपने राइटिंग में इंसाइटफुल राइटिंग के लिए और प्रोवोकेटिव राइटिंग के लिए काफ़ी मशहूर था। तो ये तो यानी उसका इंट्रोडक्शन था। अब सेकंड, उसकी अर्ली एजुकेशन फिर कहाँ पे हुई थी? लाजमी बात है हम उसकी बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। बायोग्राफी से मुराद यानी द लाइफ हिस्ट्री विच इज़ रिटन बाय समवन एल्स इज कॉल्ड बायोग्राफी। यानी बायो मीन्स लाइफ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी, यानी लाइफ हिस्ट्री या लाइफ स्टडी जो होती है, जो कोई दूसरा आपके बारे में जो है पेश करे, वो बायोग्राफी कहलाती है। अब बायोग्राफी में यानी अर्ली एजुकेशन सेकंड नंबर पे आप लोग देख रहे हैं। हेज़लेट रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट अ डिसेंटिंग एकेडमी इन द वेम स्क्रॉप्सवेयर वेयर ही डेवलप्ड अ पैशन फॉर लिटरेचर एंड फिलासफी। इस एकेडमी में उसकी फिलासफी और लिटरेचर के साथ जो है यानी जज्बा जो था या मोहब्बत जो था वो बढ़ा था। इन 1798 ही अटेंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, यानी ग्लासगो की यूनिवर्सिटी उसने अटेंड की, बट लेफ्ट विदाउट कंप्लीटिंग ए डिग्री कंप्लीट करने के बगैर उसने उसको छोड़ा था। ही देन एम्बार्क ऑन ए करियर एज ए राइटर एंड लेक्चरर, eventually become one of the most prominent figure of the romantic era। इन ये रोमांटिक एरा या रोमांटिक पीरियड का एक प्रोमिनेंट फिगर
और प्रोमिनेंट जो है राइटर भी था। यानी यहाँ पे एक और भी आप लोग पॉइंट नोट कर सकते हैं कि ये रोमांटिक एज का रोमांटिक असिस्ट था। यानी रोमांटिक असिस्ट से मुराद है यानी रोमांटिक क्रिटिक भी था, रोमांटिक असिस्ट भी था, मजमून निगार भी था एंड रोमांटिक फिलासफर भी था। यानी उस एज को आपने जहन में रखे। ये विलियम हेजलेट जो है बेसिकली किस एज से उसका ताल्लुक है, यानी किस एज से उसका ताल्लुक है, रोमांटिक एरा या रोमांटिक पीरियड से। अब थर्ड नंबर पे उसकी अर्ली कैरियर फिर क्या थी। इन हिज अर्ली कैरियर हेजलेट रोड फॉर वेरियस पब्लिकेशन एंड गेन रिकग्निशन फॉर हिज कीन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यानी उसने पहले पब्लिकेशन कुछ तो लिखे थे और कुछ पहचान भी हासिल की। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई द वर्क्स ऑफ राइटर, यानी बाई द works of writers such as Samuel Taylor Coleridge and William Wordsworth, as well as by the philosophy of thinker like John Locke and David Hume। ये डेविड होमे और जॉन लॉकी के जो थिंकर्स थे उस लेवल में या उस सर्कल में उससे वो इम्प्रेस था। और जो राइटिंग या पोइट्री की अंदाज में था वो विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसकी बायोग्राफी ऑलरेडी हो चुकी है और उस पर लेक्चर भी अपलोडेड है। और उसकी फ़िलासफ़ी जिसका फ़िलासफ़ी पेंथिज्म पे मैंने लेक्चर अपलोडेड किया, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। और सैमुअल, ये सारे रोमांटिक एरा के वो है पोइट्स है, सैमुअल टेलर कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इससे वो काफ़ी इम्प्रेस भी था। हेजलेट स्टाइल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज बोल्ड ओपिनियन, sharp wit and ability to connect literature with the broader social and political issue। और उसकी ये एबिलिटी थी कि वो सोशल इशू को यानी लिटरेचर के साथ और जो है या लिटरेचर को सोशल इशू के साथ एंड पॉलिटिकल इश्यूज के साथ कनेक्ट करता था। और यही बेसिकली मैं अपने स्टूडेंट को भी बार बार समझाता हूँ कि लिटरेचर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो डेफिनेशन हम करते हैं वो कैसे हैं। सोसाइटी के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी इश्यूज होंगे, पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, जो भी मतलब है करंट यानी सिनारियो चल रहा होगा, तो आप लोग उसको नावल में डिस्कस करते हैं। इसी वजह से लिटरेचर जो होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है और लिटरेचर जो है रिलेटेड टू सोसाइटी होता है। इसी वजह से उसकी अर्ली कैरियर में यानी विलियम हेजलेट की अर्ली कैरियर में हमें बहुत सारे लिटरेरी वर्क जो उसके सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज के साथ रिलेटेड नज़र आते हैं। अब फोर्थ नंबर पे जैसा कि आप लोग यानी हमने बायोग्राफी एंड वर्क्स का कहा हुआ है, तो उसके फोर्थ नंबर पे आप लोग देख रहे हैं नोटेबल वर्क्स यानी काबिल ज़िक्र उसके वर्क्स कहते हैं। वन ऑफ दी हेजलेट मोस्ट नोटेबल वर्क्स इन इज कलेक्शन ऑफ एसे टाइटल द राउंड टेबल, और 1815 टू 1817 में उसकी पब्लिकेशन हो चुकी थी। द राउंड टेबल ये उसके कलेक्शन ऑफ एसे था जिसका टाइटल द राउंड टेबल था, विच ही को राइट विद ली हंट, और ली हंट के साथ वो को अतर के हैसियत से वहाँ पे उसने उसको राइट किया था। दी एसे एक्सप्लोर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक इंक्लूडिंग लिटरेचर, आर्ट, पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड डेमोस्ट्रेटेड हेजलेट वर्सेटिलिटी एज ए राइटर। यानी यहाँ पे यानी हेजलेट को इसी एसे के मजमूए में हेजलेट को वर्सेटाइल राइटर के तौर पे जो है जाना जाता है। हर फन मौला जिसको आप लोग कह सकते हैं, या हर इस्तेदात रखने वाला, हर काबिलियत रखने वाला राइटर के तौर पे यहाँ पे उभर के आता है, जिसमें लिटरेचर भी है। यानी इन एसओ में लिटरेचर में भी ऐसा इन मुख्तलिफ एसेज लिखे हैं और आर्ट के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। और ही आल्सो गेन्ड एक्लेम फॉर हिज लेक्चर, और अपने कई लेक्चर के लिए वो दावा करता है ऑन इंग्लिश लिटरेचर एंड ड्रामा, और इंग्लिश लिटरेचर एंड ड्रामा पे डिलीवरिंग देम इन अ मेजर सिटी अक्रॉस द इंग्लैंड, और काफ़ी बड़े बड़े सिटीज़ में अक्रॉस द इंग्लैंड उसको जो है उसने डिलीवर्ड किया है इन चीज़ों को। तो नोटेबल वर्क्स में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने वो की। इन द राउंड टेबल उसका सबसे बड़ा नोटेबल वर्क है। इसके बाद दूसरा मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क जो विलियम हेजलेट का है, यानी हेजलेट का सबसे यानी जो इंतहाई यानी मशहूर वर्क है द स्पिरिट ऑफ द एज 1825 में जो उसकी जो है पब्लिकेशन हो चुकी थी। वो क्या है, फिफ्थ नंबर पे वाज अ सीरीज ऑफ बायोग्राफिकल स्केचेस दैट एनालाइज द प्रोमिनेंट फिगर ऑफ हिज टाइम इंक्लूडिंग पोएट्स, पॉलिटिशियन एंड फिलासफर। यानी उसमें ये द स्पिरिट ऑफ द एज यानी ऐसे जो उस दौर के जितने भी स्पिरिट थे
जितने भी यानी बड़ी बड़ी सोल थे, बड़े बड़े फिगर थे, बड़े बड़े लिटरेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज थी, चाहे वो पोएट्स थे, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे एंड चाहे वो फिलासफर थे, इसी के अंदर उनकी स्केचेस उसने जो है पेश किए हैं कि वो किस किस्म के बंदे थे, और इससे आप लोग को काफ़ी मालूमात भी मिलेंगे। द बुक प्रोवाइडेड अ कीन इंसाइट इनटू द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चर क्लाइमेट ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी, और यही बुक जो है हमें एक शऊरी अंदाज से एक विजिट करवा लेता है अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं सदी जो रोमांटिक एरा का पीरियड है उसके कल्चरल क्लाइमेट की, यानी सकाफती मौसम की, और उसके इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट की, या उसके जो जहानत पे मबनी मौसम था उस एज का हमें विजिट करवाता है थ्रू द विंग्स ऑफ राइटिंग, यानी शायरी उस लिखाई के यानी परों के ज़रिए। और बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पर काफ़ी लेक्चर हम भी करेंगे और आप लोग के सामने उसको प्रेजेंट भी करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को जो है के साथ स्टे कनेक्टेड रहे, बहुत कुछ लिटरेचर के बारे में मैं आप लोग के सामने पेश करता रहूँगा। तो नेक्स्ट जो है यानी इसी बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ विलियम हेजलेट में वो 6 नंबर पे फाइनेंशियल क्राइसिस, कैसे वो माली बहरान का शिकार हुआ। थ्रू आउट इस कैरियर हेजलेट फेस्ड अ फाइनेंशियल स्ट्रगल एंड पर्सनल सेटबैक, यानी काफ़ी जो है वो परेशान रहा। ही मैरिड सारा स्टोडर्ट इन 1808 बट द मैरिज वाज ट्रबल्ड, यानी वो सारा स्टूडेंट के साथ शादी तो कर लेता है 1808 में, लेकिन उसकी लाइफ, उसकी मैरिज जो थी वो ट्रबल बन गई, मुसीबत बन गई, एंड दे इवेंचुअली सेपरेटेड, और वो एक दूसरे से अलहदा हो। हेजलेट आल्सो फेस अ क्रिटिसिज्म फॉर हिज पॉलिटिकल व्यूज, और उसने काफ़ी सामना किया, एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, फिर उसके मैरिज के जो इशू था, और फिर जो विलियम हेजलेट आल्सो फेस क्रिटिसिज्म फॉर हिज पॉलिटिकल व्यू, उसके सियासी नुक्ता नज़र की वजह से उसने काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, विच वर ऑफन रेडिकल एंड कंट्रोवर्शियल, जो उसके लिए यानी बड़े इंतहा पसंदी लेवल तक अक्सर जा पहुंचते थे, एंड कंट्रोवर्शियल और तजाद की हद तक। ही अर्डेंटली सपोर्टेड द प्रिंसिपल ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड चैंपियन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी। वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में वो आ चुकी थी, जिसके एज ए रिएक्शन यानी रोमांटिक एरा या पीरियड आ चुका था, वो उसका यानी बरमला इजहार करते था और उसके चैंपियन अंदाज से अपने आप को पेश करता था, और उसके थ्रू वो इंडिविजुअल फ्रीडम्स चाहता था, इनफरादी आज़ादी को, एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, जिसकी वजह से वो जो है काफ़ी यानी क्या था, यानी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी थी, और काफ़ी लोग उसे जो है पसंद भी नहीं करते थे। 7 नंबर पे क्रिटिक की हैसियत से, क्योंकि हमने कहा कि वो एक सोशल यानी एक क्रिटिक भी था। इन एडिशन टू हिज लिटरेरी परसूट्स, हेजलेट वाज एन एविड आर्ट क्रिटिक। एविड किस चीज़ को कहते हैं? बखील या मुश्ताक को कहा जाता है, यानी ऐसे आर्ट क्रिटिक था, लेकिन उसमें से एविड क्रिटिक था, यानी बखील या मुश्ताक क्रिटिक था। एंड रोड एक्सटेंसिवली ऑन द सब्जेक्ट, और बहुत कुछ उसने सब्जेक्ट भी लिखा। इज एसेस आज पेंटिंग एंड एस्थेटिक्स, और उसने जो पेंटिंग एंड एस्थेटिक पे कलेक्टेड इन द लेक्चर ऑन द इंग्लिश कॉमिक राइटर 1819 एंड द लेबर एमोरस 1823 में offered a unique perspective on the relationship between art, emotion and human nature, और इसी वजह से वो उसने क्या किया था, यानी इसी आर्ट, इमोशन और ह्यूमन नेचर पे काफ़ी जो है राइटिंग की थी। ये तो यानी उसका 7 नंबर वाला था। अब जो है यानी उसके यानी नेक्स्ट 8 नंबर की तरफ जाते हैं। इस इलनेस, उसकी इलनेस कैसी थी, यानी वो कैसे बीमार हुआ था, बाद में यानी उसको कंक्लूजन के तौर पर हम लेंगे। और इस इलनेस विलियम हेजलेट हेल्थ बिगेन टू डिटेरियोरेट इन द लेट 1820s, और 1820s में या लेट 1820s में वो काफ़ी बीमार भी रहा, उसकी सेहत दिन ब दिन ख़राब होती रही। एंड ही सफर्ड फ्रॉम वेरियस फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स। ही पास्ड अवे ऑन सितंबर 1830 in the Soho, London at the age of 52. Despite his struggle, Hazlitt's works continued to be appreciated for their intellectual depth, literary skill and contribution to the Romantic and Victorian literary tradition. यानी उसने दोनों एजेस के लिए यानी अपने वो चीज़ें जोड़ी है जो विक्टोरियन लिटरेरी ट्रेडिशन है या रोमांटिक एरा, उन सब के लिए। एंड ही लेफ्ट बिहाइंड ए लेगेसी एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसेस असिस्ट एंड क्रिटिक्स ऑफ हिज टाइम,
और अपने आप को एक साबित किया है और एक लेगेसी जोड़ी है, एक विरासत जोड़ी है, जिसकी वजह से आज भी लोग उसको एक इन्फ्लुएंशियल यानी एसिस्ट के तौर पर, मजमून निगार के तौर पर और क्रिटिक्स ऑफ इस टाइम के तौर पर जानते हैं। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद, यह हमारा यूट्यूब चैनल का टाइटल है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग ऐप है। इसी पे हमारा यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है। आप लोग हमारे यानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।